वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन स्टेट एंड डायस्पोरा के बारे में। इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलती है। इनके साथ इंडिया एज ए कंट्री का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, यानी कि हम इंडियन स्टेट और डायस्पोरा के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। यहाँ पर इंडिया का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहता है इंडियन डायस्पोरा को लेकर। अब आज के इस क्लास में किस तरीके से इंडियन स्टेट का पोजीशन टाइम टू टाइम इवॉल्व होता गया इंडियन डायस्पोरा को लेकर, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अलग अलग फेजेस की बात करेंगे, उस फेज पे किस तरीके का पॉलिसी फॉर्म किया गया और जो इंडियन डायस्पोरा है उनको लेकर किस तरीके का सोच रखी गई, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम पहले देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस इरा में महात्मा गांधी के वक्त पर किस तरीके का सोच रखी गई थी। फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब नेहरू क्या क्या पॉलिसीज लाते हैं इंडियन डायस्पोरा को लेकर। फिर इंदिरा गांधी के वक्त पर क्या बदलाव आया। 1970s और 80s के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी इंडियन डायस्पोरा को लेकर, खासकर युगांडा जैसी जगह पर ये प्रॉब्लम्स हमें देखने पड़ी। फिर केनिया जैसे जगहों पर भी ये प्रॉब्लम्स देखी गई, तो उसको लेकर इंडिया किस तरीके का इनिशिएटिव उठाता है ये देखेंगे। और फिर हम देखेंगे 1990s के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म इंडिया में लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब इंडिया किस तरीके से प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस दिखाता है इंडियन डायस्पोरा को लेकर। यानी कि इंडियन डायस्पोरा को जो भी प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से एक्टिवली हैंडल करता है, यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप देने की बात किस तरीके से उठती है, ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हम सिस्टमेटिकली डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लास है इसको शुरुआत से अंत तक देखिएगा, आपको इंडियन स्टेट और डायस्पोरा के बीच में जो रिलेशन है ये अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। तो पहले हम देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस इरा, लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी। प्री इंडिपेंडेंस इरा यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, यहाँ पर महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी पहला जो अपना सत्याग्रह करते हैं वो साउथ अफ्रीका में करते हैं। वहाँ पर जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसको वो वहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इस वजह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी भी एक बाहर के कंट्री में अपना योगदान देते हैं। तो उस टाइम पीरियड पर जो साउथ अफ्रीका में जो लोग थे उनको प्रोटेक्ट करने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। गांधी जी के वक्त पर जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, जिसको हम PIO कहते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। उनके राइट्स, उनको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उसको भी सॉल्व करने के ऊपर जोर दिया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जो लोकल पॉलिटिक्स है, इंडियन जो है उनको लोकल पॉलिटिक्स और लेजिटिमेट राइट के डिमांड को लेकर बात कर रहे थे। यानी कि जो भी होस्ट कंट्री में लोग रह रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा रह रहे हैं, वहाँ पर उनका लोकल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन और उनको लेजिटिमेट राइट प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। तो यहाँ पर इस फेज में हम देखते हैं कि जो डायस्पोरा है वहाँ पर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के द्वारा बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। यहाँ पर उनको एक करने के लिए बात की गई थी, खास करके जो साउथ अफ्रीका और इंडिया में जो डायस्पोरा है उनको एक करके कॉलोनियल जो रूल है उसके खिलाफ स्ट्रगल करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। लेकिन इस वक्त पर हम कोई ऐसी बड़ी पॉलिसी लाते हुए इस टाइम पीरियड पर नहीं देखते हैं। ब्रिटिशर्स जिस तरीके का पॉलिसी का एस्टैब्लिशमेंट करके गए थे उसी तरीके का सारे चीज़ें चल रहा था। लेकिन जो सोच है, जो मानसिकता है लोगों की डायस्पोरा को लेकर, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को लेकर, इस टाइम पीरियड पर बदल रहा था। फिर आता है हमारा इंडिपेंडेंस। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज बनाई थी इस इंडियन डायस्पोरा को लेकर। लेकिन ये जो इंडियन डायस्पोरा को लेकर नेहरू जी का जो विचारधारा थे वो थोड़ा नेगेटिव तरीके का था। इतना ज़्यादा वो इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से जो डायस्पोरिक पीपल है, इंडियन डायस्पोरा जो है अलग अलग अपने होस्ट कंट्रीज़ में रह रही है, तो वो कहते थे कि वो जो होस्ट कंट्रीज़ में रह रहे हैं डायस्पोरा, उनको उसी जगह पर लोकल इंटीग्रेशन में बंध जाना चाहिए। यानी कि वहाँ पर जो लोकल कस्टम्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि उनके साथ जो लोकल लोग हैं उनका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उनके साथ
उनको इतना ज़्यादा गैप ना दिखाई दे। तो यहाँ पर नेहरू जी ने एडवाइस किया था इंडियन जो एब्रॉड में रह रहे थे, उनको कह रहे थे कि आप लोकल पॉपुलेशन के साथ इंटरेस्ट, उनका जो इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से आप ढल जाओ, यानी कि आप एडजस्ट कर लो कि आप उसी जगह से अब बिलोंग करते हो। पर्टिकुलरली जो अफ्रीका और एशिया में जो इंडियन रह रहे थे, जो पीपल रह रहे थे इंडियन ओरिजिन के, उनको वो नेहरू जी इस तरीके का मैसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये थोड़ा नेगेटिव एक अप्रोच है। यहाँ पर डायरेक्टली किसी तरीके का पॉलिसी की बात नहीं की जा रही थी। यहाँ पर डायरेक्टली जो इंडियन डायस्पोरा है उनको लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए कोई भी पॉलिसी इनिशिएटिव उठाई नहीं जा रही थी। यहाँ पर जो इंडिया है वो अपने आप को ये PIOs जो है इनसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कर रहा था, यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन से अपना जो कंट्री है इंडिया अपने आप को थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन टाइज जो है इसको एस्टैब्लिश करके रखना चाहता था, यानी कि यहाँ पर कनेक्शन तो रहेगा लेकिन इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इंडिया यहाँ पर दिखाएगी नहीं। तो ये जो पॉलिसी है नेहरू जी का, ये नॉर्मली एंटी इंडियन सेंटिमेंटल है, यानी कि जो भी होस्ट कंट्री में इंडियन डायस्पोरा रह रहे हैं उनको बोला जा रहा था कि आप इंडियन सेंटिमेंट को इतना ज़्यादा वेलुराइज मत करो, जो जिस भी लोकेलिटी पे आप रह रहे हो उनकी चीज़ों को, उनके कल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। तो ये बेसिकली एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट की बात की जाती है। तो यहाँ पर जो नेहरू है वो इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, इतना ज़्यादा कोई पॉलिसीज़ बना नहीं रहे थे इंडियन डायस्पोरा के रिगार्डिंग। फिर धीरे धीरे वक्त बदलता गया। जब इंदिरा गांधी अपनी सरकार में आई थी तो उस वक्त पर ये जो इंडियन डायस्पोरा है इसके बारे में बात की जा रही थी। इंदिरा गांधी इंडियन जो एब्रॉड में जो भी लोग रह रहे हैं उनको एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया बुला रही थी, यानी कि जो भी बाहर के कंट्रीज में इंडियन रह रहे हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन्स जो है उनको वो एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया कहकर संबोधित कर रही थी, बुला रही थी। इसका मतलब है कि वो फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट है उनसे, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो फॉरेन में रह रहे हैं उनसे इन्वेस्टमेंट लेने की बात कर रही थी और उनको भी कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड करने की ऊपर यहाँ पर चर्चा की जा रही थी। तो यहाँ पर जो इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड है यहाँ पर इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक पोटेंशियल के बारे में बात की जा रही थी। खास करके जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी उनके इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक पोटेंशियल को सेफगार्ड करने के लिए, डायस्पोरिक पॉपुलेशन को थोड़ा सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर बातचीत की जा रही थी। अब यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट्स भी दिए जा रहे थे ताकि जो बायलैटरल इकोनॉमिक है, यानी कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इकोनॉमिक्स है यहाँ पर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कंट्रीब्यूट कर सके। जैसे हम देखते हैं कि अफ्रीका इंडिया डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन को एस्टैब्लिश किया गया था ताकि अफ्रीका और इंडिया को डेवलपमेंट एक साथ किया जाए। यहाँ पर जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है इनका कंट्रीब्यूशन भी इसमें दिया जाए। लेकिन ये जो सारे पॉलिसीज़ है दिखने में अच्छी होती है लेकिन प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरा जो होस्ट कंट्री है वो इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहती है क्योंकि इससे उसका बहुत सारे राइट्स कम हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं 1970s और 80s का वक्त। यहाँ पर जब हम इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे वहाँ पर बहुत सारे पॉलिसीज़ की बात की जा रही थी कि लोगों को किस तरीके से सेफगार्ड किया जाए, उनको इंडिया के साथ किस तरीके से इंक्लूड किया जाए, इसके बारे में चर्चा की जा रही थी। लेकिन इसका टेस्टिंग हम देखते हैं 1970s और 80s के वक्त कि इंडिया जो बातें बता रहा है वो क्या सही में इम्प्लीमेंट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। 1970s और 80s के वक्त में हम केनिया और उगांडा में कुछ क्राइसिस सिचुएशन देखते हैं। इंडियन डायस्पोरा केनिया और उगांडा में उस वक्त पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजर रही थी। यहाँ पर बहुत सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी उगांडा में। फिर केनियनाइजेशन का पॉलिसीज़ चालू हो गई थी केनिया में। तो यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है उनको कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। साथ ही साथ इनको जो इंडियन डायस्पोरा है उनको उस कंट्रीज से बाहर निकालने की भी बात की जा रही थी। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है
वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो समझ रहे थे कि इंडिया इसमें इंटरफेयर करेगा और उनको सल्यूशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रीजंस के वजह से ये मुमकिन नहीं हुआ था। वहाँ पर जो भी लोग रह रहे थे इंडियन डायस्पोरा, केन्या और उगांडा जैसे जगहों पर रह रहे थे, उनको इंडिया डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स थी, यानी कि बहुत सारे डिप्लोमेटिक रीजंस थी, दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे पॉलिसीज़ की भी बातचीत थी, जिसके वजह से इंडिया डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर इंडिया का जो प्रिंसिपल पहले बनाया गया था, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन होस्ट कंट्रीज, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर बन गया था। इसके वजह से इंडिया उस जगह पर इंटरफेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पहले से ही इंडिया का पॉलिसी नॉन इंटरफेरेंस का था। तो लेकिन ये सारे चीज़ों के बावजूद भी इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश तो कर रहा था। यहाँ पर जो PIOS यानी कि जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो लोग पब्लिक सपोर्ट थोड़ा बहुत इंक्रीज कर पा रहे थे, और इंडिया जो है वो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि बहुत सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, और उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर हो रहा है, वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज बनाई जा रही है, उसको रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टैकल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था वो था इंडिया डायरेक्टली कोई इंटरफेयर वहाँ पर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंडिया का जो प्रिंसिपल था वो था प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन होस्ट कंट्रीज। तो ये सारे प्रॉब्लम के वजह से हम देखते हैं कि जो इंडिया एज ए कंट्री है वो धीरे धीरे इंडियन डायस्पोरा के बारे में सोचने लगी थी। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वहाँ पर ज़्यादातर जो फोकस था वो कांग्रेस गवर्नमेंट जिस तरीके का सोच रखता था, नॉन इंटरफेरेंस का जो सोच रखता था, उसके हिसाब से सारे चीज़ें गाइडेड हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बदलता गया, सरकार भी बदलती गई। जैसे हम देख सकते हैं कि आज के वक्त पर हम बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी का इन्फ्लुएंस 1990s के वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो यहाँ पर उनका जो अप्रोच है वो कांग्रेस गवर्नमेंट से थोड़ा अलग है। बीजेपी का जो अप्रोच था वो मेनली था कि जो लोग हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, उनको एक साथ इकट्ठा लाना, उनको अपनी कंट्री के साथ एंगेज करना, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, पॉलिसी चेंजेस के जरिए और कुछ स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन स्कीम के जरिए उनको इंडिया के साथ जोड़ना। यहाँ तक कि इंडिया में उनको सिटीजनशिप भी प्रोवाइड करने की बात की गई थी। तो यहाँ पर 1990s और उसके बाद हम एक प्रोएक्टिव एंगेजमेंट देखते हैं, एक प्रोएक्टिव फेज दिखाई देता है, जहाँ पर इंडिया अब इंडियन डायस्पोरा के लिए डायरेक्टली अपना योगदान दिखा रही थी। यहाँ पर जो शिफ्ट है ये इसकी शुरुआत हुई थी लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के द्वारा। इंडिया जब अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज करती है 1990s के वक्त पर, तो यहाँ पर जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस है उनके लिए बहुत सारे चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाने लगा। यहाँ पर उनसे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा रहा था, साथ ही साथ उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली इंडियन डायस्पोरा के साथ इंडिया जो कंट्री है इसको लिंक करने की बात की जा रही थी। तो यहाँ पर जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस थे, जो गल्फ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में रह रहे थे, उनके लिए बहुत सारे चीज़ें खुल गई थी और वहाँ पर डायरेक्टली वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते थे। फिर यहाँ पर डायस्पोरा रिकॉग्निशन भी देखा गया, यानी कि ये जो बाहर के इंडियंस है, यानी कि जिनको हम पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, इनके बारे में सोच रखा गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस उद्यापन करने लगे लोग, इसको भी मानने लगे। यहाँ पर जो भी बाहर के कंट्रीज़ में लोग रह रहे हैं उनको भी वैल्यूराइज किया जाने लगा। साथ ही साथ यहाँ पर ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप का भी एक बात की गई थी, और ओवरसीज
इंडियन सिटीजनशिप के दौरान यहाँ पर इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का भी एस्टैब्लिशमेंट की गई, यानी कि जो भी इंसान इंडियन ओरिजिन का है, बाहर के किसी भी कंट्री में हो, उसको भी इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया है, लेकिन फिर भी जो बाहर के कंट्रीज में रह रहे हैं उनके पास इंडिया का सिटीजनशिप होगा। साथ ही साथ जो होस्ट कंट्री में वो लोग रह रहे हैं उसका भी सिटीजनशिप हो सकता है, यानी कि यहाँ पर ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप के द्वारा डुअल सिटीजनशिप की बात की गई थी। तो ये सारे जो अप्रोचेज है, पॉलिसीज है, कानून बनाए गए थे, इसके वजह से जो इंडियन डायस्पोरा है इंडियन इकोनॉमी में डायरेक्टली अब इन्फ्लुएंस कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसीज बनाई जा रही है इस इंडियन डायस्पोरा को लेकर। ये सारी चीजें नॉर्मली मुमकिन हुई है बीजेपी गवर्नमेंट का जो आइडियोलॉजी है आज के वक्त पर एनआरआईज को लेकर या फिर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन को लेकर, इसके वजह से मुमकिन हुआ है। वो लोग बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, पॉलिसी चेंजेस कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके जो एनआरआईज है उनके बीच में एक ग्रुप बना के सारे चीज़ों को सॉल्व करने की बातें की जा रही है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बदलाव आती गई हमारे इंडियन डायस्पोरा और इंडियन स्टेट और डायस्पोरा के बीच में जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत सारे बदलाव देखी गई। अब अगर हम इसको, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा का जो पॉलिसी है कॉलोनियल टाइम पीरियड से इसका स्टार्ट हुआ था, ये सारे पॉलिसीज तैयार होना। लेकिन धीरे धीरे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस वक्त पर इंडियन के हक के लिए बहुत सारी चीज़ें, बातें बताई गई। खास करके जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है इकोनॉमी का, उस टाइम पर डायस्पोरा के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई गई ताकि वो लोग इंडियाज फॉरिजिन पॉलिसी ऐसी कुछ बनाई गई, यहाँ पर डेवलपमेंटल पॉलिसीज लाए गए ताकि जो इंडियन डायस्पोरा है उनको सेफगार्ड किया जाए, उनका कंट्रीब्यूशन भी इंडिया में आ सके। यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा का जो एंगेजमेंट है सिर्फ वन साइडेड नहीं है, यहाँ पर प्रो कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि दोनों साइड से यहाँ पर एंगेजमेंट होती है। यहाँ पर आजकल हम देखते हैं जो एनआरआईज है वो इंडिया में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं, यहाँ पर बहुत सारा डोनेशंस करते हैं और इसके साथ साथ इंडिया भी उनको बहुत सारे चीज़ों में मदद करता है, बहुत सारे पॉलिसीज ऐसे बनाता है ताकि जो एनआरआईज है, जो इंडियन डायस्पोरा है, उनको फ़ायदा पहुंच सके। ये सारी चीज़ें जो घट रही है इसके वजह से नेशनल इंटरेस्ट तो फुलफिल हो ही रही है, इंडिया एज ए कंट्री जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ जो ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ वेलफेयर है, यानी कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है इंडियंस का, उसको बहुत ज़्यादा वेलफेयर भी मिल रहा है, बहुत सारे सुविधाएँ भी उनको मिल रही है। तो आज के क्लास में हमने जो भी पढ़ा है आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया है। अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो हमने आज MSOE 002 का क्लास किया है, इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट पोजीशन ऑन इट्स डायस्पोरा। ये जो क्वेश्चन है, मैंने जो भी आंसर यहाँ पर दिया है आप लोग एज इट इज़ इसको लिख सकते हो। मैंने इसी के अकॉर्डिंग क्लास को प्रिपेयर करने की भी कोशिश की है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आपको ये सारे जो मेरे क्लासेस है पसंद आ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा प्लेलिस्ट सेक्शन भी खोल के देख लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट है जो आपको आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मदद करेगी। और अगर आप लोगों को PDF की ज़रूरत है तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है या फिर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से लिंक में क्लिक करके आप लोग PDF खरीद सकते हो। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।